अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे ज़िद्दी जुनूनियत नॉवल की लास्ट थर्ड एपिसोड। आज इन्हें इस मिशन पर काम करते हुए 2 माह गुजर चुके थे। इन 2 माह में डेवल और इसकी टीम ने दिन रात एक कर दिए थे। इन्हें ना खाने का होश था और ना ही सोने का। इस वक्त सब उस्मान रहमान के फार्म हाउस को घेरे खड़े थे। डेवल और इसकी टीम छत पर खड़ी इन दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। मसला ये था कि वो सब बैक साइड से आए थे और दरख्तों के पीछे छुपकर वार कर रहे थे। डेवल की टीम एक तरफ से सब क्लियर करती तो वो दूसरी जानिब से निकल आते, मगर अब सबको जहन्नुम वासिल करके डेवल ने अपनी टीम को क्लियर का इशारा किया, कदम नीचे की तरफ बढ़ाए जहां अब बाहर आर्मी की गाड़ियां आ चुकी थी। बच्चियों को सैराब यज़दानी के ऑर्फेंज में बने सीक्रेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। वो दुनिया की नज़र में तो एक आम सा ऑर्फेन था, मगर वहाँ इसके बेसमेंट में सीक्रेट हॉस्पिटल था जहाँ किसी मिशन में जख्मी होने के बाद डेवल या इसकी टीम इलाज के लिए आती थी या अपने किसी मुजरिम को जख्मी हालत में वहां ले जाया जाता था। जबकि सीक्रेट हॉस्पिटल के अलावा ब्लैक रूम और सैराब यज़दानी का पर्सनल रूम भी वही था। तेज़ तेज़ कदम लेते सैराब यज़दानी जैसे ही नीचे आया, नज़र गैर इरादी तौर पर कर्नल की जानिब उठी, जो कि बैक साइड और फ्रंट के दरमियान मौजूद राहदारी में खड़े थे। बैक साइड के दरवाजे की ओट में किसी को महसूस करके सैराब तेज कदम लेता कर्नल की जानिब आया। अभी दूसरी जानिब मौजूद शख्स ने कर्नल का निशाना लिया ही था तो सैराब ने झटके से कर्नल को पीछे धक्का दिया तो इस शख्स की चलाई गोली सैराब यज़दानी के सीने में 1 सेकंड में आर पार हुई। मगर गिरने से पहले सैराब ने इस पर गोली चलाई, मगर दूसरी जानिब से एक साथ 2 फायर किए गए, जिसमें से एक सैराब के दाएं जानिब कनपट्टी को छूता हुआ गुजरा और दूसरा सैराब को बचाते मेजर शहरयार के सीने पर जा लगी। सैराब छोटे शामिर की दर्द भरी धाड़ वहां गूंजी तो सब एक लम्हे के लिए इस बिफरे शेर को देखकर घबरा गए, क्योंकि कर्नल साहब ने शहरयार को हॉस्पिटल भेजकर शामिर को ज़बरदस्ती यहाँ रोक लिया था। एक जानिब अपनी जान से अजीज बेटों जैसा भाई शहरयार तो दूसरी जानिब जान छिड़कने वाला दोस्त था। और जो चीज़ इस वक्त सब पर सब भारी थी वो थी ड्यूटी। फ़र्ज़ के आगे मजबूर होते शामिर को दुनिया में खुद से ज़्यादा बेबस इंसान कोई नहीं लग रहा था। वो जितना मर्जी चिल्लाया छटपटाया मगर इसकी एक न चली। शहरयार को सैराब को कहाँ ले जाया गया, इसे इस बारे में कोई खबर न दी गई। सैराब को शामिर ने अपने कंधों पर उठाकर एम्बुलेंस में डाला, मगर इसके बाद वो कहाँ गया इसे कुछ खबर नहीं थी। दीवानों की तरह वो सेफ हाउस और जहाँ जहाँ सैराब यज़दानी हो सकता था देख आया था, मगर ना शहरयार की खबर मिली थी और ना ही सैराब यज़दानी की। मुझे कुछ नहीं समझना, ना ही कुछ सुनना है। मुझे मेरा छोटा भाई चाहिए। मेरा दोस्त कहाँ है? मैं इस मिशन को कंप्लीट कर चुका हूँ आपके रोकने पर। मैंने दूसरा सवाल नहीं किया, पहले फ़र्ज़ को निभाया था और आप लोगों ने मेरे भाई को गायब कर दिया। अगर आप लोगों ने इस बारे में ना बताया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ मैं सब कुछ जलाकर खराब कर दूँगा। फिर इस आग की लपेट में जो मर्सी आए। टेबल पर अपने दोनों हाथों को मारते वो चिल्ला कर बोला तो मीटिंग रूम में बैठे ब्रिगेडियर और कर्नल ने इसे तासुब भरी नज़रों से देखा। बिहेविंग मैन, हम जानते हैं कि आप अपने भाई और दोस्त के लिए फ़िक्रमंद हैं, मगर याद रखें वो हमारे ही ऑफिसर्स हैं और हमें आपसे ज़्यादा इनकी फ़िक्र है। और इस मिशन को पूरा करके आपने हम पर एहसान नहीं किया। इस मुल्क में रहते हैं, यहाँ का खाते हैं। आपका फ़र्ज़ था। आपका भाई और दोस्त तो सिर्फ ज़ख्मी है। इस फील्ड में आने वालों ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को और अपनों को मरते देखा है। आपका भाई और दोस्त दोनों मिल जाएंगे, अभी वो ठीक है। और डेवल जानबाज ने आपसे कहा था ना, खलील रहमान को वो खुद अपने हाथों से ख़त्म करेंगे। जब तक वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं करते वो नहीं आ सकते। अभी आप घर जाए, अपनी और इनकी फैमिली को हौसला दें। ब्रिगेडियर के सख्त लहजे पर शामिर बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे तूफान के बाद समंदर में ठहराव आ जाता है। बिल्कुल वैसे ही ब्रिगेडियर साहब का फ़ोन रिंग हुआ तो उन्होंने ओके करके शामिर को हाथ से जाने को बोला और वो चला गया। 2 माह बाद सैराब यज़दानी शामिर और शहरयार ने जाने के बाद एक बार भी राब्ता नहीं किया था। बस इसके जाने के बाद एक दफ़ा इसका जिक्र खबरों में हुआ और इसके बाद एक आर्मी ऑफिसर हवेली आया था। इसका कहना था कि सैराब यज़दानी और इसकी टीम के जिनके खिलाफ
सबूत दिए थे वो लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। इन तीनों की हिफाजत के लिए इन्हें आर्मी की कस्टडी में रखा हुआ है। जैसे ही वो मुजरिम पकड़े जाएंगे इन्हें इनके घर भेज दिया जाएगा। इस बार अहमद साहब का सीना फख्र से चौड़ा हो गया कि इनके बेटे और शहरयार सैराब ने किस कदर बहादुरी का मुजाहरा किया और इन बच्चियों को बाजियाब करवाया। जबकि रुबा, खदीजा, मीरब को ये सुनकर खुशी तो हुई थी, मगर तीनों की जान को खतरे में सुनकर इनकी अपनी जान लबों पर आ गई थी। रुबा और खदीजा ने तो अपने अंदर पलने वाली जानों को और घर वालों के लिए मजबूत कर लिया था, मगर सैराब की जुदाई ने मीरब के चेहरे पर सजी रहने वाली मुस्कुराहट को नोच फेंका था। वो सैराब जो मीरब की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था, वो न जाने कहाँ था, जबकि मीरब का दिन रात सैराब को देखने, इसकी तलब, इसके बाहों के हिसार के लिए रोते तड़पते और सिसकते हुए गुजर रहा था। दिल में इस सितमगर से लाख शिकवे भी थे। क्या इसके पास वहाँ एक मोबाइल तक नहीं था कि वो घर एक बार फ़ोन करके अपने घर वालों के बारे में ही पूछ लेता। बीजान सब इसे बहुत समझाते पर वो अपने दिल के दर्द को चाहकर भी नहीं भुला सकती थी। सैराब ने इसे जाते हुए सख्ती से कहा था, अगर इसके जाने के बाद मीरब या इसके बच्चे को कुछ हुआ तो वो इसे कभी माफ़ नहीं करेगा। बस यही वजह थी कि वो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेती थी और मुस्करा भी लेती थी, जबकि खदीजा और रुबा को घर वालों के सामने तो नहीं पर तन्हाई में इन्हें भी शामिर और शहरयार की बहुत याद सताती, पर वह मजबूर थी। मीरा, बीजान और खदीजा लाउंज में बैठे बीजान की डांट सुन रही थी कि इतने में शामिर इन्हें अंदर आता हुआ दिखाई दिया, जिसको देखकर वो दोनों तड़पती हुई इसके पास दौड़ी। शामिर भाई, शहर आ गए क्या? कहाँ पे हैं आप? अकेले आए हैं क्या? मीरब ने इसके गले लगते हुए खदीजा और मीरब ने बाहर की तरफ बेताब नज़रों से देखा। नहीं मेरी जान, अभी सिर्फ मैं ही आया हूँ। अगर तुम्हें मेरे आने से खुशी नहीं हुई तो क्या मैं वापस चला जाऊँ? शामिर ने दोनों की बेकरार नज़र बाहर की तरफ दौड़ाते हुए देखकर कहा तो वह फौरन बोली, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, आप आइए ना अंदर। मीरब इसे अंदर ले आई तो इसने भी जान के आगे सर झुकाया तो उन्होंने इसके सर पर शफकत से हाथ रखकर इसका माथा चूम लिया और मीरब को बाहों में लिए सोफे पर बैठ गया। ये तुम दोनों ने क्या हालत बना ली है अपनी? लगता है तुम दोनों ने भी जान को बहुत तंग करके रखा हुआ है। कुछ ख्याल करो दोनों, अपना नहीं तो अपने अंदर पलती मासूम जानों पे तो रहम खा लो। सहराब और शहरयार ने आप दोनों के ऐसे देख लिया तो कितना गुस्सा होंगे। शामिर ने दोनों की सेहत को देखते कहा, जो सदियों की बीमार लग रही थी। मीरा भी इसकी डांट को इग्नोर करते बोली, भाई वो दोनों ठीक तो है ना? घर कब आएंगे? मैं बहुत बेचैन हूँ। शहर को कुछ हुआ तो नहीं ना? इसने नम आंखों से इसकी तरफ देखकर जुनूनियत से कहा तो शामिर इसे देखता ही रह गया। ये वो मीरब तो नहीं लग रही थी जिसको वह जानता था। इसकी बात पर वह मुस्कुराकर बोला, वो दोनों बिल्कुल ठीक है, बस एक हफ्ता और इंतज़ार कर लो, फिर वो तुम दोनों के पास होंगे। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखो और ख़बरदार अब बीजान को तंग किया तो। इसकी बात सुनकर बीजान के साथ साथ इन दोनों की भी तसल्ली हुई और वो अपने आंसू पहुँचती सारा हाँ में हिला गई। शामिर कुछ देर बीजान से बातें करते घर को चल दिया। शामिर जैसे ही घर आया तो इसका सामना अहमद साहब और आमना बेगम से हुआ। इनसे प्यार लेते कुछ देर इनके पास बैठकर फिर वो अपने कमरे में चल दिया, जहाँ रूबा अपनी आंखों पे हाथ रखे सोने की नाकाम कोशिशें कर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने आंखों से बाजू हटाकर देखा तो अपने सामने शामिर को पाया, जो दौड़ते हुए इसके पास आकर दीवानावर इसके चेहरे को छू रहा था। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शामिर ने इसका चेहरा हाथों में लिए बेताबी से पूछा तो रूबा नम आंखों से मुस्कुराकर इसके माथे पे बोसा देते बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बताओ मिशन का क्या बना? शामिर ने रुबा को सब मिशन के मुतालिक बताया और शहरयार सैराब की हालत का भी। अब वो दोनों कैसे हैं? इसने शामिर से पूछा। पता नहीं रुबा, पर कर्नल साहब कह रहे हैं अब वो बेहतर हैं और अपना आखिरी काम करके लौटेंगे। शामिर ने इसे सब बताकर दोबारा इसकी तबीयत का पूछा। तुम बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? खाना ठीक से खाती रही हो कि नहीं? और मेडिसिन टाइम पे लेती भी रही हो कि नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मीर, तुम बिला वजह इतना परेशान मत हुआ करो। खाना ठीक से खाती हो? मैं
मगर मेडिसन खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं, इनकी स्मेल से वॉमिट होती है मुझे। वो मुँह घुसोड़ कर कहते हुए सर शामिर के सीने पर रखकर इसने शामिर की घुड़ियों से बचने की नाकाम सी कोशिश की। शामिर ने रुबा की कमर के गिर्द बाजू लपेटकर इसे अपने हिसार में ले लिया। वो दोनों इस वक्त बेड पर बैठे हुए थे कि इसके खूबसूरत चेहरे को देखते हुए वो अचानक से इसके चेहरे पर झुकाया। पहले तुम मेरी मोहब्बत थी, मेरा जुनूनियत थी, फिर बीवी बनी, फिर हमरास बनी, मगर अब मेरा फ़ख्र हो तुम। ये बात मेरा सैरो खून बढ़ा देती है जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बीवी एक मुहाफिज है, वो अपने मुल्क कौम के लिए मर मिटने वालों में से है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी मुझ में हिम्मत नहीं है रुबा कि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल में देख सकूं। और अब तो रुबा के माथे से माथा टिकाए नर्म लहजे में कहते आखिर में फिक्रा छोड़ा तो रुबा ने बेबसी से शामिर की जानिब देखा, जो नम नज़रों से रुबा के चेहरे को ही देखता अपने हाथ की पुश्त से इसके पेट पर फेर रहा था। आयुहाना फील माई बेबी, मैं इस एहसास को तुम्हारे साथ मिलकर महसूस करना चाहता हूँ, इस खुशी को जीना चाहता हूँ। रुबा अपना शिद्दत भरा लम्स रुबा के माथे पर रखते मोहब्बत से चूर लहजे में कहा तो रुबा ने मुस्कुराकर अपने दोनों बाजू शामिर की गर्दन के गिर्द हायल कर दिए। लेकिन अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली है, नहीं गई ना तुम लोगों के साथ। वो शामिर के धुकते लबों का लम्स अपनी गर्दन पर जा बजा महसूस करने लगी, जिस पर रुबा के मुरझाए हुए चेहरे पर लालियां बिखर गई। शामिर की गुर्बत, मोहब्बत और मान भरे अल्फाज पर इसके चेहरे पर फिर से जिंदगी के रंग बिखर गए। तो इस मर्ज का तबीब कौन है और इलाज किया है? शामिर के घने वालों में हाथ उलझाकर चेहरा अपने करीब करते भोजन लहजे में सरगोशी की तो शामिर ने अपनी सुर्खी माइल होती आंखों को रुबा की गुर्बत का खुमार लिए सुर्ख आंखों में गाड़ दिया। मर्ज़ इश्क दर्द हिजर तबीब मेरी महबूब मेरी शफात गुर्बत सुकून तुम्हारा साथ राहत तुम्हारे जिस्म की गहराइयों से रूह तक उतर जाना, चैन तुम्हें खुद में छुपा लेना। रुबा के होंठों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेते खुमार आलूद लहजे में कहते शिद्दत से कहा तो रुबा का मदम जिंदगी से भरपूर कहका रूम की फ़ज़ा में गूंजा, जिस पर शामिर ने मुस्कुराते हुए सर झटककर अपने हसार में कैद अपनी जान से अजीज़ बीवी को देखा। शायर बनने की कोशिश कर रहे हो? शामिर के माथे पर बिखरे बालों को उंगलियों से सुलझाते हुए कहा तो शामिर ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। झुककर अपने लब रुबा के पेट पर रखे तो रुबा को अपने पूरे वजूद में सनसनाहट महसूस हुई। तड़पकर अपने दोनों हाथों से शामिर के कंधे को दबोचा। शायद तो मोहब्बत में गिरफ्तार होते ही बन गया था, अब तो बाप बनने का इंतज़ार है। अपने हाथ की पुश्त रुबा के पेट पर फेरते हुए कहा तो रुबा ने शामिर के हाथ को थामकर अपनी उंगलियां शामिर की उंगलियों से उलझा दी। मैं वादा करती हूँ मीर, मैं अपने बच्चे की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूँगी। तुम इस तरह से हर वक्त मेरी फ़िक्र में मुब्तला मत रहा करो। तुम्हें अपनी फ़िक्र में हलकान होते देखकर मुझे गिल्टी फील होता है। शामिर के दाएं गाल पर अपने हाथ रखते इल्तजाया लहजे में कहा तो शामिर ने घूर कर रुबा को देखा। रुबा का हाथ थामकर इसकी हथेली पर अपने लब रखे। मेरी बीवी हो तुम, मेरी इज्जत, मेरे वजूद का हिस्सा हो तुम, कैसे तुम्हारी फिक्र ना करूं? तुम चाहो मेरी नज़रों के सामने सही सलामत भी हो तो तब भी मेरा दिल तुम्हारी फिक्र में मुब्तला रहता है। कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, तुम्हारी तबीयत ख़राब ना हो जाए, तुम पर कोई मुसीबत ना आए, तुम्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। मेरे दिलो दिमाग हर लम्हा तुम्हारी फ़िक्र में मुब्तला रहता है। सांस लेता हूँ तो वो मुझे अपने सीने में चुभती हुई महसूस होती है। तुम्हारे बिन एक खालीपन सा महसूस होता है। तुम्हारी सांसें मेरी सांसों की ज़रूरत बन चुकी है। मुझे तुम्हारी लत लग गई है, किसी जानलेवा नशे की मानिंद, और हर नशा से जानलेवा लत इश्क और महबूब की लत है। और जब किसी नशे की लत लग जाए तो मदहोश होने के लिए इसकी मिकदार बढ़ानी पड़ती है। रुबा के गुलाबी भरे भरे होंठों पर अंगूठा फेरते बहके लहजे में सरगोशी की तो रुबा को अपने हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हुए। इसने खुश्क पड़ते होंठों को तर करके पलकों की झालर उठाकर खुद पर झुके शामिर को देखा। मेरी हिम्मत और हौसला बनने के लिए, मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने के लिए, मुझे मान बख्शने के लिए, मेरे गलत होने के बावजूद भी मुझे मुआफ़ करने के लिए थैंक यू मीर। मैंने जो भी गलतियां पास में की, जो भी तकलीफ़ अपने अल्फाज और हरकतों से तुम्हें दी, मैं वो सब दोबारा अब कभी नहीं करूँगी। आई प्रॉमिस। बट प्लीज़ तुम मुझे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहना, मुझे हमेशा ऐसे ही चाहना। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है मीर, तुम्हारे बगैर सब कुछ बेमानी है। करवट बदल कर शामिर के चेहरे पर
झुकते नम लहजे में कहा तो शामिर ने अपना एक बाजू रुबा की कमर के गिर्द लपेटा, जबकि दूसरा रुबा के बालों में उलझाकर रुबा का चेहरा मजीद अपने चेहरे पर झुकाया। अपनी बहकती आग सी मानी दुखती सांसों को रुबा की सांसों से उलझा दिया। एक दूसरे के लम्स में खोए खुद को महसूस करते रात गुजारी। जारी है तो प्यारे रीडर, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।